उत्तराखंड में दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम धामी जाएंगे लंदन। 25 सितंबर को होगा रोड शो। नदियों से हो रहे भू कटाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई। धामी सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। याचिका में लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में 117 मदरसों में दी जाएगी संस्कृत शिक्षा। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम किया जाएगा लागू। देहरादून में दबंगों के हौसले बुलंद। करणी सेना जिला अध्यक्ष पर की फायरिंग। सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में कपिल हत्याकांड का खुलासा। प्रेमिका ने भाई संग मिलकर की हत्या। प्यार में धोखा मिलने पर लिया इंतकाम। हरिद्वार डेंगू के डंक से करहा रहा है। हर कोई डर रहा है कि कहीं डेंगू ना हो जाए। यही वजह है अस्पतालों में डेंगू टेस्ट करवाने वालों की भीड़ देखी जा रही है। डेंगू से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। महज एक पखवाड़े के भीतर 50 से ज्यादा लोगों को डेंगू हो चुका है, जबकि एक बुजुर्ग की जान डेंगू से जा चुकी है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों के डेंगू वार्ड मरीजों से भरे हैं। 78 मरीजों की इलाइजा जांच में 26 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त ने युद्ध स्तर पर डेंगू का लार्वा नष्ट कराने के साथ आमजन को डेंगू के कारण लक्षणों बचाव की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा। पूरे प्रदेश में अब तक 1130 केसेस हैं डेंगू के, लेकिन अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो मात्र 257 केसेस हैं और विगत कुछ दिन से संख्या में भी कमी आई है। डेंगू मैनेजमेंट हेतु सभी हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, चाहे वो प्लेटलेट मैनेजमेंट का हो या पेशेंट मैनेजमेंट का हो। और अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हमने पत्र लिखा है कि मात्र स्पेशल कंडीशन में वो स्पेशल डोनर प्लेटलेट्स रिकमेंड करें और नॉर्मल कंडीशंस में रैंडम डोनर प्लेटलेट्स का ही प्रिस्क्राइब करें। और अभी हम लोग एक चीज़ पे और भी एम्फसाइज करने वाले हैं कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन का रिकमेंडेशन ना करें। मात्र जब 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट काउंट जाता है तभी प्लेटलेट्स रिकमेंड करें, नहीं तो पेशेंट के लिए जान की भी दिक्कत हो सकती है। जनपद देहरादून हेतु हमने एक डेंगू माइक्रो मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जहाँ पे सभी ऑफिसर्स जो है नोडल ऑफिसर से लेके बाकी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब लोग जो है वार्ड वार हम लोगों ने एक कंटेनमेंट जोन स्ट्रैटेजी बनाई है और इन कंटेनमेंट जोन्स में जाके 100% सैचुरेशन हमारे ऑफिसर्स करेंगे। ये अभियान आज से हम लोगों ने शुरू कर दिया है और इसका मकसद ये है कि हर घर को हम लोग सैचुरेट करें और जितना भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हमने बनाए हैं जहाँ पे 5 केसेस से ज़्यादा मामले आए हैं, वो उनको पूरा हम लोग सैचुरेट करें और स्लोली हम लोग जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी ये स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करेंगे और जल्द से जल्द पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग 100% घर से घर 100% हम लोग सैचुरेट करेंगे। हम लोगों ने अभी इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि हॉस्पिटल की ओर से कोई मिसमैनेजमेंट पाया जाता है, कोई मैल प्रैक्टिस पाया जाता है या इम्प्रॉपर प्लेटलेट मैनेजमेंट पाया जाता है या प्लेटलेट्स वहाँ रिकमेंड किया जाता है जहाँ पे प्लेटलेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का फाइन का प्रावधान है और ये फाइन लागू करने में स्वास्थ्य विभाग पीछे नहीं हटे। हल्द्वानी पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया।
यहाँ यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाएगी। जल्द ही यूथ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, रेरा सहित अतिक्रमण के मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं द्वारा अहम भागीदारी बताते हुए एकजुट होकर भाजपा को कड़ी शिकस्त देने की बात कही। बात युवाओं को काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के, उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, ये रेला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसी तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की युवा कांग्रेस और हल्द्वानी की युवा कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छे परिणाम लाने में बहुत योगदान देगी। इसकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है, जो वर्तमान में यहाँ पर हल्द्वानी कुसुमपुरा में चल रही है। हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमने पार्टी को बूथों में मजबूत करने का काम करना है, कैसे जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठहरने का काम कर रही है, कैसे डबल इंजन ने हमारे साथियों पर लाठियां भाजने का काम किया, कैसे हमारी प्रदेश में महिला सुरक्षा भाग पर है, कैसे पूरी तरीके से जो हमारे उत्तराखंड का विकास है, वो जो राह है विकास की, वो हम भटक चुके हैं। तो कैसे इन चीजों पर हम बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रदेश को सही दिशा में ला सकते हैं, कैसे हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं और कैसे हम झूठ बोलने वाले लोगों को सत्ता से बाहर आगामी समय में करने का काम करेंगे। उन तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाने के लिए आज ये बैठक है। लघु बहादुर जी का कृपया माल्यार्पण कर स्वागत करें। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस हल्द्वानी उप कारागार में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए काम करेगी। वहीं एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, बंदियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों के लिए जाना पड़ता है, जिसमें काफी खर्च होता है। लिहाजा CSR फंड से 20 लाख की लागत से एम्बुलेंस दी गई है, जो कि हल्द्वानी जेल प्रशासन और बंदियों के काम आएगी। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं, उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का, 15,000 रुपये आने का लगता है। और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो गोवा शिपयार्ड का मैंने दौरा किया था, मैं गोवा में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि एक एम्बुलेंस हमारी जेल के लिए CSR से दीजिए आप। तो वहाँ से ये गोवा शिपयार्ड की तरफ से दी गई और हमारी बात मानते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ उनको। आज इसमें आपके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं और आपके मल्टी ऑर्गन मॉनिटर से लगे हुए हैं और ECG लगा हुआ है। सारी चीज़ें जो प्राथमिक जांचें होती हैं वो इसी में हो जाएंगी और गंभीर रोगियों को ये अब अपनी एम्बुलेंस ले जाएगी, खर्चा भी बचेगा। ये हमारे जेल डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी मांग थी कि अगर हम 4 भी लोगों को ले जाते हैं बाहर कहीं महीने में, तो एक का 30,000 पड़ा आना जाना, तो 4 का 1,20,000। तो इसलिए इस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि किफ़ायती रहेगी। इस नाते से मैंने इसको प्राथमिकता से यहाँ दिया है। अभी 2 एम्बुलेंस हमने बीच में उधम सिंह नगर को दी हुई है। हरिद्वार में लघु व्यापारियों के समूह ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सहायक नगर आयुक्त का घेराव किया। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा और अपनी 5 मांगों को जल्द पूरा कराने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के निर्देश में
नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को 10,000 की राशि दी जानी थी और इसमें नगर निगम की ओर से पारदर्शिता नहीं बरती गई। नगर निगम प्रशासन द्वारा 3 वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। इसके रखरखाव न होने के कारण स्थानीय लघु व्यापारियों को समस्या हो रही है और इसी तरह उन्होंने भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल पर बनाए जाने वाले वेंडिंग जोन की लाभार्थी सूची प्रकाशित करने की भी मांग की। मैं जो है सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद जी से मुलाकात की है और हमने दोहराया है हमारी जो न्याय संगत मांगे हैं, जिसमें सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन विकसित होना है उसकी सूची प्रकाशित होनी है, वो सूची प्रकाशित नहीं हुई है। और जो 3 वेंडिंग जोन हमारे अभी कंप्लीट कर दिए हैं नगर निगम प्रशासन ने, उनमें मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण जो है उसका रखरखाव नहीं हो रहा है। उसका रखरखाव ना होने के कारण जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो अपना रूप बदल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि उसका रखरखाव होना चाहिए, उसका टेंडर होना चाहिए और ताकि जो है मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। और ऐसे ही हमारा जो विष्णु घाट क्षेत्र का जो हमारा एक वेंडिंग जोन बनना है उसकी भी कार्रवाई स्टार्ट होनी चाहिए। और अभी जो 10,000 की अनुदान राशि सरकार की ओर से हमें दी जा रही है, उस 10,000 की अनुदान राशि में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। जो स्ट्रीट वेंडर है जो CSC सेंटर से अपना पंजीकरण करा रहा है या फार्म भर रहा है, वो एक बड़ी शिलापट होनी चाहिए। उस शिलापट पे लिखा जाना चाहिए कि उसका क्या रेट है, मतलब क्या मूल्य है उसका फार्म का भराई का, वो होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके और स्ट्रीट वेंडर जागरूक हो सके। तो ये हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज अपनी बात को रखा है और हमें आश्वासन दिया गया है कि अगले सप्ताह तक यानी कि 18 तारीख तक आपकी मांगें मान ली जाएंगी और आपकी जो वेंडिंग जोन की सूची है वो प्रकाशित कर दी जाएगी और अन्य क्षेत्रों में जो है मूलभूत सुविधाएं मिलनी है वो दे दी जाएंगी। यदि 18 तारीख को नहीं दी जाती हैं तो निश्चित रूप से 18 तारीख को हम लोग आएंगे और टेंट साथ में लेकर आएंगे। टेंट साथ में लेकर आएंगे और टेंट इसलिए साथ में लेकर आएंगे कि 18 तारीख को हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी जब तक हम अपनी मांगों को दोहराते रहेंगे। देखिए, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत हमें इस योजना का क्रियान्वयन दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। यदि समय रहते अधिकारी उस योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूं कि सरकारों को जिस प्रकार की योजनाएं बना रखी है उसका कोई फायदा नहीं होना जब तक धरातल पे नहीं आएगा। तो लगातार हमारे प्रयास होंगे कि जो हमारी न्याय संगत मांगे हैं वो क्रियान्वित हो। इन बातों को लेकर आगे सप्ताह के बाद हम आकर फिर पुनः अपनी बातों को दोहराएंगे। धन्यवाद। हरिद्वार जिले में बढ़ता नशा अपराध की वजह बन रहा है। नशे का सेवन करने वाले दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सिडकुल थाना क्षेत्र में स्मैक के नशे में युवक ने दूसरे युवक पर भी ब्लेड से वार किया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है थाना क्षेत्र के रावली महदूद में बिकने वाले नशे के आगे सिडकुल पुलिस पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिले में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। मैंने फोन किया, हम पहुंचे जब तो वो थाने पहुंचे तो बंदे ने पकड़ लिया था जिन्होंने इनको ब्लेड मारी थी और इनको पकड़ा। बउआ बोल रहे कि हमें पहले जल्दी ये जो उधर पे लग गए वो करा दो, ट्रीटमेंट करवाओ पहले, बाद में पुलिस थाने ले जाना। चक्कर भी इनको आ रहे थे तो पुलिस वाले बोल रहे कि तुम ही पुलिस बन लो, पहले हम जाँच करेंगे बाद में हॉस्पिटल जाएंगे, इससे स्मार्ट तरीके से काम होगा। जब उनकी जाँच कर रहे थे, 4 पुलिस वाले जाँच कर रहे थे, इनके पास से एयरटेल कोड आती है जिसमें सिम कार्ड आता है, उसके अंदर ब्लेड भर रखी थी, उसके ऊपर भी थी। इन्होंने इसके पूरे कपड़े निकाले, ब्लेड निकली ऑन द स्पॉट और फिर इन्होंने हमारे एक दूसरे भाई थे जो साथ में थे इनके, जिन्होंने पकड़ा था उसको जिसने ब्लेड मारी, तो वो कह रहे हैं कि तुम वीडियो क्यों बना रहे हो। एक पुलिस वाला था नाइट शिफ्ट में था, तो बोला कि सर हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिसके पास क्या निकला है, तो कहना कि हम तुम पुलिस बन लो हम पुलिस बन लें, तो हमारे पास लोगों के मारे उन्होंने फ़ोन छीना, फ़ोन से वीडियो डिलीट किया, डिलीट तो किया उसी से डिलीट कर दो, एक डिलीट ऑप्शन होता है वहाँ से डिलीट कर दिया। क्या था वीडियो के अंदर? वीडियो के अंदर ये था कि जो उनकी जाँच हो रही थी उसमें ब्लेड निकली थी, हमने उसको टच किया था वीडियो में। अभी पुलिस सुबह कह रही है, उन्होंने कहा कि मेडिकल लेके आना, हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए, रात में वापस चले गए,
सुबह आए तो इन लोगों ने कहा इसके पास में कुछ भी नहीं निकला है, ना इस बंदे ने मारा है। आप क्या करते हो? हम तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई अच्छे तरीके से, अगर इनको 2 असला केवल 2 इंच का, यहाँ तक तो ब्लेड लगी है, अगर यहाँ पे लगी होती तो बंदा तो मर गया था, तो पुलिस वाले फिर कहते तो इसने तो मारा ही नहीं है। वो नशेड़ी थे, उसको तो मैंने पकड़ रखा था, ऐसे 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 हिल रहा था। किस चीज़ का नशा करते हैं? वो स्मैकी हैं, स्मैकी है दारू ठेके के बगल से, तो ठेके के बगल से आए थे, उनके टाइम ऑटो में बैठे थे, जबरदस्ती नशे में कोई बंदा आपके बाइक में बैठेगा कहीं भी मना कर दोगे तो टेम्पो चलाता है। और उसके बाद आए 2-3 आगे आते हैं, वैसे आते जाते जैसे कभी कभी हम मिल गए तो ये बोलता है कि हमारे तुम्हारा पर्ची, मैंने कहा ऐसे कोई पर्चा नहीं है। वो आए, उसके बाद इनको हम 2-3-4 लोग थे, उनको भगा रहे थे तो उनकी आदत खराब है, तो उन्हें भगा रहे थे, ये भाग नहीं रहे थे। फिर उनके साथ हमारा थोड़ा वैसे हो गए, हल्का फुल्का जगह पे, उसके बाद गाली गलौज करने लगे, तो हमने इनका पकड़ा, अस्पताल में इन्होंने मेरे ब्लड मार दिया। वैसी कोई बात नहीं थी, क्या आते जाते हैं ना हम लोग मना करते हैं कि हाँ हमारे पास मत बैठो बिना काम के, मेरे बारे में आकर के दौड़ गए, इसी वजह से हम भगा देते थे। तो जैसे डेली आ रहे हैं बैठ रहे हैं, नहीं अच्छा लगता, हम सारे लोग बोलते कि भगा रहे थे इसे ऐसे ही, तो क्या हो गया, क्या बोलते हैं नशा करते हुए। मेरे पास आए थे आप, पुलिस ने क्या? पुलिस तो पहले तहरीर दो, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, जाँच करेंगे घटनास्थल पे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सर वहाँ पे उस टाइम ब्लड मिला था, लेकिन वो करे कि नहीं मिला था, और हम जैसे हमने बोला कि ब्लड मिला था तो करे तुमने देखा था, तो हमने बोला हाँ देखा था, तो हमारे पास तो नहीं है। वीडियो का एक लड़का बना रहा था, उस टाइम उन्होंने जबरदस्ती से धमका करके डिलीट करवा दिया था। मैंने ऐसा मत करना, नहीं तो सबसे पहले तो मुझे आओगे। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की पूर्वी गंग नहर के अधिशासी अभियंता कार्यालय को चोरों ने अपना निशाना बना दिया। चौकीदार ने एक आरोपी को कमरे के अंदर बंद किया और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। बता दें, सिंचाई विभाग के कार्यालय में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है और इस बार चोरों ने सभी तालों को तोड़कर सारा सामान भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जूनियर इंजीनियर संजय कुमार ने बताया, ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की सूझबूझ से एक चोर को पकड़कर जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरा चोर अधिशासी अभियंता का कंप्यूटर चोरी कर फरार हो गया। ड्यूटी पर तैनात चौकीदार ऋषिपाल ने बताया, चोर को पुलिस के हवाले करने पर चोर ने जेल से छूटने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। जाते सड़क पे उसी हिसाब से घूमने चला गया था, तो तब मैं रात में यही था ड्यूटी पे। जब सुबह आया उसके बाद में आधा घंटा बाद में घूम के आया, तो देखा, मैं अपना गेट खोला, तब उधर देखा कि कुछ 2 लोग अंदर हैं इसमें। तो मैंने उधर से गुंडा मार के इधर भाग का आया, तब तक एक भाग चुका था, उसमें से एक को मैंने पकड़ लिया था। तो रहा होगा मैं 4:30 का। उसके बाद हमने 100 नंबर में फ़ोन करा पुलिस को, पुलिस वाले आए, उसको पकड़ के ले गए। वो भी सब आ गए थे वहाँ पे, जो अपने स्टाफ के बाबू लोग हैं, सब आ गए थे यहाँ पे। चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके हैं यहाँ पे। पहले भी 2-3 बार उन्होंने यहाँ ऑफिस में चोरी, मतलब यही रिकॉर्ड हमारा ऑफिस का डिस्ट्रॉय करने का वो करा, और अब भी सारा अलमारी तोड़ दी, रिकॉर्ड इधर उधर कर दिया। अब सेफ्टी के बतौर हमने यहाँ पे ये कैमरे भी लगवाए हैं, तो अब देखते हैं कि अब सुबह 100 नंबर की गाड़ी आई, बुलाया था, और उस चोर को, एक चोर को पकड़ा गया था, उसको उनके हवाले कर दिया। अब जाके देखते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं हम। चोरी तो अभी नहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड था वो खुर्द बुर्द कर दिया गया, रिकॉर्ड को, फाइलें इधर उधर फेंक के। अब ऐसी कोई, मतलब ऐसी चोरी नहीं है, लेकिन ताले वगैरह तोड़े उन्होंने, सबकी वो रैक वगैरह, अलमारी वगैरह सब तोड़ी, सब चेक करी। विभाग में तो सिक्योरिटी है, चौकीदार वगैरह रहते हैं, जब तो एक चोर पकड़ा गया। अगर सिक्योरिटी होती तो चोर को कैसे पकड़ते? वो पकड़ा गया, उसको आप देखो पुलिस के हवाले क्या कार्रवाई पुलिस वाले करते हैं, अब उनके ऊपर है।
द्वाराहाट तहसील में ब्लॉक प्रमुख और तमाम ग्राम प्रधान उप जिलाधिकारी सुनील कुमार से मिले और अपनी समस्या बताई। ब्लॉक प्रमुख दीपक किरौला ने कहा, खीरो घाटी पेयजल योजना का द्वितीय चरण चल गया है, जबकि प्रथम चरण का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ। ग्राम प्रधानों ने कहा, बिना ग्राम प्रधानों को विश्वास में लिए जल संस्थान एनजीओ के माध्यम से सर्वे कराकर कार्य का टेंडर भी करा चुकी है, मगर किसी भी गांव के जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई और ग्राम प्रधान से एनओसी मांगी जा रही है। वहीं दीपक किरौला ने बताया, जो पुराने टैंक बने हैं उनमें पूरी तरह से पानी नहीं आ रहा, ऐसे में गांव के सभी लोगों को कैसे पानी मिलेगा। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ और नगर पंचायत द्वाराहाट की गंदगी नदी में जाने से नहीं रोकी गई तो हम सभी ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। बीच में से काम होकर के तो पैसा सारा साफ हो गया। अब आज के समय में दिक्कत यह आ रही है साहब कि अब हम लड़े तो किससे लड़े। उत्तरकाशी में जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों पर मौके पर ही निवारण किया गया। जिला जज गुरुबख्श सिंह ने बताया, जनपद के पुरोला, बड़कोट एवं जिला न्यायालय परिसर में चली इस लोक अदालत में भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, जिनमें की अधिकांश शिकायतों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। सर कितने हो गए? 26 हो गए। बहुत हो गए। काशीपुर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए करण माहरा ने कहा, बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस का 20% वोट बैंक बढ़ा है। कांग्रेस विजय की ओर बढ़ रही है और लोकसभा व निकाय चुनाव में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। क्योंकि बीजेपी ने 2-3 जो ऐसे काम किए हैं, एक तो कैंट्स के जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके सिविल एरिया को लगे हुए या एडजॉर्निंग जो नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायतें उनमें एडजॉर्न उसमें मिक्स करने का इन लोगों का एक लेटर इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें एडीएम और डीएम्स जो है इसमें काम करेंगे, कितने सिविल एरिया है, क्या पॉपुलेशन है और कितने एरिया को हम कैंट से अलग करके नोटिफाइड एरियाज में मिला सकते हैं। तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा, लीगल एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा, डीएम स्तर पे या अन्य स्तर पे जो तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक जो वोटर लिस्ट है वो भी तैयार नहीं है निकाय के हिसाब से, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं कि सितंबर ऑलरेडी चल रहा है और ये नवंबर तक ये हो पाएगा, संभव नहीं है। दूसरा, जिस तरीके का केंद्रीय सरकार का जो समय के कार्यक्रम चल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और अन्य चीजें, इनसे मुझे लगता है, और जो अभी रिजल्ट्स आए हैं इंडिया और एनडीए के, आउट ऑफ 6 दे गॉट ओनली 2 सीट्स। बागेश्वर चुनाव 1 साल पहले 12,000 से जीतते हैं, अभी 2400 से जीत रहे, तो कहीं ना कहीं घबराहट है। और मुझे लगता है कि संसदीय चुनाव के बाद भी ये चुनाव ले जाए जा सकते हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल से 2 बहाने होंगे। एक तो कैंट के सिविल एरिया मार्च करना, और दूसरा होगा कि हरिद्वार के जो चुनाव है और बाकी राज्य के चुनाव को एक साथ कराने के प्रोसेस की ओर को जाने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। संसदीय चुनाव के बारे में क्या आपकी तैयारियां? हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं इस समय। हमारी बीएलओस की लिस्टें बन गई हैं, बूथ पे हम लोग इस समय कांग्रेस काम कर रही है। साथ में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पिछले लगभग 13 महीने से हम लोग हर 10 दिन में कोई कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, हर जिले स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी, और उसका कुछ असर अब दिखने लगा है, और यही हम लोगों की समय तैयारी है। बेलगाम अफसरशाही है, उसको लेकर क्या कार्य कर रही है? उसके कारण है लाल फीताशाही तब हावी होती है जब मंत्रियों के पर्सनल हित अधिकारियों से सत्ते हैं। सरकार का नियंत्रण मंत्रियों पर नहीं दिखाई देता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है, मंत्री कुछ करते हैं, और मंत्रियों का नियंत्रण अपने अधिकारियों में नहीं दिखाई देता, और उसका असर आप देख रहे होंगे कि विशेषाधिकार हनन के मामले बहुत ज्यादा उठ रहे हैं विधानसभा में। पहले जसपुर के विधायक आदेश चौहान के संग पुलिस ने जो किया, और उसके बाद 6 बार के विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे, होम मिनिस्टर रहे प्रीतम सिंह जी की विधानसभा में
पीठ के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता भी नहीं दी गई और निमंत्रण भी कार्यक्रम का नहीं दिया गया। तो साफ साफ दिखता है कि गड़बड़ है। और जब मैकेंजी ग्रुप जैसे लोग, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड भी है, उसमें ईडी का छापा पड़ा है, वो उत्तराखंड राज्य में इस समय हमारी नीतियों को बनाने के लिए नीति निर्धारकों की जो है सलाहकार बनाई गई कंपनी है, तो ऐसे में कैसे बेहतर होगा? हालात यही होंगे। दरोगाओं का मुद्दा सामने आया था, उसमें सस्पेंड भी करे गए थे, दरोगा को हटाया गया था, उसके बावजूद अब एक ईमानदार अफसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है, रातों रात कौन होता, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैंने कहा ना, अफसर साहब हावी है, और जब तक मंत्रिमंडल के साथी अपने हित अधिकारियों के से साधने की कोशिश करेंगे तो यही हालात होंगे। ईमानदार ऑफिसर्स अपने आप को कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, या तो उनको साइडलाइन किया गया है या उनको मुख्य कार्य क्षेत्र से बाहर बैठाया गया है और भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। इस समय जो जलागम विभाग है, उसमें एक ऐसे अधिकारी को पिछले 12-13 साल से बैठा के रखा है, जो अपने से अधीनस्थ पद पर भी बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसा है। लोगों का ना प्रेस का ध्यान है, ना नेताओं का ध्यान है। जलागम में आपके क्षेत्र में आप गारंटी से क्या काम हो रहा है आपको पता नहीं, लेकिन 1200 करोड़ रुपए इस समय उत्तराखंड में आया हुआ है। 4 भ्रष्ट अधिकारी जो 17 साल से विभाग में बने हुए हैं डेपुटेशन में, और एक अधिकारी जो उनके टॉप में बैठा हुआ है, वो अपने पद से 2 पद नीचे के पद में बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं और उस पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ना मंत्री कुछ कह रहा है, ना सरकार कुछ कह रही है, ना कोई कुछ और कह रहा है। और साथ में इसमें जो सबसे बड़ा चोरी है कि जिस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में कार्य हो रहा, उस कार्य की या उस अधिकारी की जांच भी वही खुद ही अधिकारी करेगा। मतलब ड्राइंग पावर भी उसी को है और अपने क्षेत्र में काम की जांच का भी अधिकार उसी अधिकारी को दिया गया है। तो दाल काली पूरी हो गई है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली हो गई है। विपक्ष सड़कों पे नहीं दिखाई देती, विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं उठाते, क्यों ऐसा आपको कैसे लग रहा है? अंकिता भंडारी केस में 7 दिन लगातार गिरफ्तारी मैंने दी है, मेरा कोई विधायक ऐसा नहीं। एक पूरी बात की बात पे कर रहा हूँ। एक जोश था पहले कांग्रेस में जी, आज लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की खबर आती है। आप अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, और एक समय वो था कि 50 लोग। मैं उत्तर दूंगा, नहीं मैं उत्तर दूंगा। मैं प्रदेश से लेकर नहीं, अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप बोलने तो देंगे ना, तब तो उत्तर दूंगा। आप बोलने 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो उत्तर नहीं दे सकता। नहीं, मैं पूरी बात कर रहा। एक तो मैं इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करता हूं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। अगर कांग्रेस कमजोर हो रही होती तो बागेश्वर में, जिसकी सरकार अभी 4 साल और कंटिन्यू करनी है, उपचुनाव जैसा चुनाव है, हम 12,000 के अंतर को 2,000 के अंदर में लिया है। तो ये कमजोरी नहीं है, और हमारा और दूसरे का काम करने के तरीके में फर्क है। मैं हर 10 दिन में एक कार्यक्रम दे रहा हूं, 6 महीने में एक बड़ा कार्यक्रम 20,000 कार्यकर्ताओं का कर दूं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं रसरी आवत जावत से शिल्प पड़त निशान पे काम करता हूं, और मुझे पता है आज हर चौराहे पर, हर मोहल्ले पर आज कम से कम कांग्रेस की बातचीत तो हो रही है। अंकिता भंडारी के मामले को हम घर घर ले जाने में कामयाब रहे हैं, हम भर्ती घोटालों को उठाने में और भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी कराने में कामयाब रहे हैं, हम पटवारी लीक मैटर को सॉल्व करने में कामयाब रहे हैं। हमने हमारे कांग्रेस के लोगों ने लगातार, चाहे वो केदारनाथ की चोरी का मामला हो, सोने की चोरी का मामला हो, चाहे वो जोशीमठ का शय का मामला हो, हर मामले हम रहे हैं। और रही यहाँ पर कम लोगों के आने के बाद, अगर कोई अध्यक्ष अचानक आगे किसी क्षेत्र में आ जाएगा तो कार्यकर्ता कहां से आ जाएगा? जब मैंने किसी को फोन ही नहीं किया, मैं खुद कह रहा हूं, अध्यक्ष जी को 3 या 4 मिनट पहले सूचना दी है। मैं हल्द्वानी के कार्यक्रम में था, इधर से गुजर रहे थे, मैंने कहा मिलते हुए जाऊंगा। तो ये कोई मेरा कोई व्यक्तिगत दौरा नहीं, मेरा केवल